स्वागत। आज हम असम पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। इसे अक्सर पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, असम गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ अंश, उसके आधार पर हम असम की खास बातें समझने की कोशिश करेंगे। मतलब भूगोल, इतिहास, संस्कृति, ये सब। जी हाँ, और असम का महत्व वो सिर्फ एक राज्य के तौर पर नहीं है। ये अपनी अनूठी प्रकृति, गहरे इतिहास और शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो विविध संस्कृतियां पनपी हैं, उनके संगम की वजह से एक तरह से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को समझने की कुंजी है। अच्छा, तो शुरुआत भूगोल और प्रकृति से करते हैं। जाहिर है सबसे पहले तो विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम आता है। ये तो जीवन रेखा है वहाँ की। बिल्कुल, जीवन रेखा। स्रोत बताते हैं कि भारत की आधी से ज्यादा चाय असम के हरे भरे बागानों से ही आती है। ये तो कमाल है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। चाय उद्योग वहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। और फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में मशहूर, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। जी हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि काजीरंगा का महत्व सिर्फ गैंडों तक ही सीमित नहीं है। ये असल में जैव विविधता का एक अद्भुत खजाना है और संरक्षण प्रयासों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि असम की जो भौगोलिक विविधता है, जैसे ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी नदी घाटियां, फिर कार्बी आंगलोंग जैसी पहाड़ियों, ये सब मिलकर वहाँ के जीवन और संस्कृति को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। मतलब अलग अलग भू आकृतियां, अलग अलग जीवन शैलियां। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ के अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र का आधार बनती हैं और लोगों के रहने सहने के तरीकों को भी आकार देती हैं। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, वो भी तो यहीं असम में है। हाँ माजी, सही कहा। अच्छा, अब अगर इतिहास और संस्कृति की ओर बढ़ें, तो स्रोत बताते हैं कि असम का इतिहास तो बहुत पुराना है। महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी जिक्र मिलता है इसका। जी हाँ, प्राग ज्योतिषपुर के नाम से। और फिर ओहोम राजवंश, इनका शासन लगभग 600 सालों तक रहा। ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, बहुत लंबा शासन था। और एक खास बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि उन्होंने कई मुगल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। अच्छा, कैसे? मतलब उनकी रणनीति क्या थी? वो अक्सर अपनी छापामार युद्ध नीति का इस्तेमाल करते थे और साथ ही ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों की अपनी भौगोलिक समझ का, ये उनके लिए एक बड़ा फायदा था। समझ गई। बिल्कुल। ओहोम शासन ने असम की एक विशिष्ट पहचान गढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी सैन्य रणनीतियां, ये सब वाकई काबिल तारीफ थी, जैसा स्रोत इंगित करते हैं। और संस्कृति की बात करें तो ये तो बहुत विविध है ना? कई अलग अलग जनजातियां एक साथ रहती हैं। हाँ बिल्कुल, असमिया, बोडो, कार्बी, मिशिंग और भी कई सारी। ये राज्य विभिन्न जनजातियों का घर है, जो इसे सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध बनाता है। एक तरह से ये विभिन्न परंपराओं का संगम है। और इसी सांस्कृतिक विविधता का एक रंग है बिहू त्योहार। ये तो बहुत मशहूर है। जी हाँ, बिहू ये साल में 3 बार मनाया जाता है। हाँ, रोंगाली या बुहाग बिहू, जो वसंत और नए साल का प्रतीक है और खेती के मौसम की शुरुआत से जुड़ा है। सही। फिर भोगाली या माघ बिहू आता है, जो फसल कटाई के बाद धन्यवाद और दावतों का त्योहार है। और तीसरा वो कोंगाली या काटी बिहू। हाँ, कुंगाली, ये तब मनाया जाता है जब फसल भंडार कम होने लगते हैं। तो ये थोड़ा संयमित और प्रार्थना पर केंद्रित त्योहार होता है। अच्छा, तीनों के अपने अपने मायने हैं। बिल्कुल। और सांस्कृतिक ताने बाने में एक और महत्वपूर्ण धागा है, श्रीमंत शंकर देव का शुरू किया गया नव वैष्णव आंदोलन। हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा है, सत्र और नामघर। जी हाँ, इस आंदोलन ने सत्रों मतलब मठ जैसे संस्थान, जहाँ कला, संगीत, नृत्य, धर्म सबका मेल होता है, और नाम घरों जो सामुदायिक प्रार्थना और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, इनके माध्यम से असमिया समाज और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। और सत्रिय नृत्य भी तो इसी आंदोलन की देन है। बिल्कुल सही। सत्रिय नृत्य आज भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में गिना जाता है। वाह, संस्कृति की बात हो रही है तो जरा खान पान पर भी आ जाते हैं। असम का खाना कैसा होता है? असम का खाना देखा जाए तो अपनी सादगी और ताजगी के लिए जाना जाता है। अच्छा, मतलब ज्यादा तेल मसाले नहीं? हाँ, अक्सर कम तेल मसालों का इस्तेमाल होता है और स्थानीय उपज पर, ताजी चीजों पर ज्यादा जोर रहता है। सुनने में तो बहुत सेहतमंद लगता है। खास व्यंजन क्या है वहाँ के?
खास व्यंजनों में एक पारंपरिक असमिया थाली होती है, फिर ब्रह्मपुत्र की ताज़ी मछली से बनी खट्टी करी जिसे माछ टेंगा कहते हैं, वो बहुत लोकप्रिय है, और चावल के आटे से बने कई तरह के पीठा होते हैं। पीठा जैसे चावल के केक, हाँ एक तरह से। ये खासकर बिहू जैसे त्योहारों पर ज्यादा बनाए जाते हैं। अच्छा। और यहाँ के खाने में ना स्थानीय जड़ी बूटियों, सब्जियों और पारंपरिक किण्वन मतलब फर्मेंटेशन जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल होता है। ये इसे खास स्वाद देता है। तो ये खान पान भी वहाँ की कृषि और नदी आधारित जीवन शैली को दर्शाता है। बिल्कुल, सादगी और प्रकृति से निकटता जो हमें नव वैष्णव दर्शन में भी दिखती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के भोजन में भी झलकती है। ये दिलचस्प है। और आखिर में असम का महत्व, जैसा हमने शुरू में कहा था, पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार। जी, ये भौगोलिक रूप से पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है, और इसकी सीमाएं भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से भी मिलती हैं। हाँ, और ये जो प्रवेश द्वार वाली स्थिति है, ये सिर्फ भौगोलिक नहीं है, ये रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ज्यादा अहम है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये व्यापार, परिवहन और लोगों की आवाजाही का एक महत्वपूर्ण गलियारा तो है ही, लेकिन साथ ही ये विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और प्रभावों के आदान प्रदान का एक जीवंत केंद्र भी बनता है। इसने पूरे क्षेत्र की गतिशीलता और विकास में कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो संक्षेप में देखें, हमारी स्रोत सामग्री ने हमें असम के विशाल चाय बगानों, काजीरंगा के गैंडों, अहोम राजवंश के ऐतिहासिक महत्व, बिहू के रंगों, श्रीमंत शंकरदेव के सांस्कृतिक योगदान और वहाँ के सादे मगर स्वादिष्ट खान पान, और हाँ, पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार के रूप में इसकी अहमियत से रूबरू कराया। काफी कुछ है असम में। हाँ बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे असम के शक्तिशाली और कभी-कभी थोड़ी विनाशकारी प्रकृति, खासकर ब्रह्मपुत्र नदी, और वहाँ के लोगों की जो लचीली संस्कृति है, उनका जो इतिहास है, ये कैसे लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं, एक दूसरे को आकार देते रहे हैं। यह हमें इस सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि किसी क्षेत्र का भूगोल उसकी पहचान को किस हद तक गढ़ता है, और कैसे मानवीय समुदाय उस भूगोल के साथ, मतलब उसके साथ संवाद करते हुए अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत रचते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। भूगोल और संस्कृति का ये रिश्ता बहुत गहरा है।